कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के बच्चे जब हम गुजर जाएंगे तो हमारी तस्वीर पर वो फूल और माला नहीं चढ़ाएंगे, वो जूते मारेंगे और बोलेंगे कि ये हमारा दादा परदादा था। जो मोदी, जिस मोदी ने इस संविधान को बदलने के लिए जब मुहिम छड़ा, उस वक्त अपने पीरियड में इन्होंने उसका विरोध नहीं किया मोदी का। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देश की सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आमने सामने के इस एपिसोड में आज मेरे सामने बैठे हुए हैं झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और संस्थापक मिस्टर शत्रुघ्न कुमार शत्रु। अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, जहां भी टीवी चैनल पर जाइएगा तो 2-3 मुद्दा है जो हमेशा सामने आते रहता है। मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी से कि ये मंगलसूत्र का जो मामला आ रहा है बार बार सोशल मीडिया के द्वारा जो पोस्टमार्टम हो जा रहा है, क्या आज के दौर में ये शोभनीय है क्या? सबसे पहले तो हम संतोष मेहरा यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। चूंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जिस तरीके से बेसिर पैर की बातें अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी बात नहीं करनी है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो निंदनीय है। अफसोस की बात है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई सड़क छाप, झोला छाप नेता नहीं कर रहा है, बल्कि जिनके सर पर दारोमदार है, पूरे विश्व गुरु अक्सर वो चर्चा करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेंगे। तो विश्व गुरु के जो पैरोकार हैं सबसे बड़े, उनकी इतनी थर्ड ग्रेड की भाषा नितांत ही चिंतनीय है। जहां तक मंगलसूत्र की बात है संतोष जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंगलसूत्र पहनाया था मैडम जसोदाबेन जी को, और अपने द्वारा पहनाए गए मंगलसूत्र की लाज उन्होंने नहीं रखी। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कोई मोरल राइट नहीं है देश की महिलाओं को मंगलसूत्र के बारे में अनाप शनाप बोलने का। बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, हम लोगों ने भी अध्ययन किया है कांग्रेस के न्याय पत्र या घोषणा पत्र का, भाजपा का भी जो घोषणा पत्र है, झूठ का पुलिंदा, झूठ की गारंटी, उसका भी हमने अध्ययन किया है। तो इंसान को अपनी तरफ देखना चाहिए। जैसे हमने आप पर उंगली उठाया है ना कि आप है ना गलत है, तो फिर ये कुछ उंगलियां मुड़ती हैं भी है अपनी तरफ। तो आत्मावलोकन है ना, आत्म विश्लेषण करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पद आवास की स्थिति में प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद अपने मन का नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। आपको ये मीडिया में काफी चर्चा इस बात की हो रही है, पूरा विपक्ष भी इस बात को बोल रहा है, और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी बोल रहे हैं कि अगर इस बार मोदी जी सत्ता में आ गए तीसरी बार, तो संविधान को बदल दिया जाए। सर, ये बात तो जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड भी बोल रहे इस चीज को ही बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं सर।
अब देखिए, निर्मला सीतारमण जी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनके हस्बैंड श्री परकला प्रभाकर जी अर्थशास्त्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी है पति पत्नी के बीच। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर महोदया इलेक्ट्रल बॉन्ड को फिर से लाने की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हस्बैंड श्री परकला प्रभाकर जी देश के सबसे बड़े घोटाले की संज्ञा दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना को। तो निश्चित तौर पर बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि उनकी मंशा इस देश के संविधान को बदलने की है। आप देखिए सूरत में जो हुआ, सूरत पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में जिस तरीके से चंदे का धंधा या धंधे का जो चंदा वसूल करके अकूत दौलत इकट्ठा किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उस पैसे के कुत्सित प्रयोग से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध वहां पर जीत दिलाई गई, जो खिलौना चुनाव आयोग है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हो या निर्दलीय समेत बसपा प्रत्याशी 7-8 सारे लोगों ने प्रलोभन में आकर के अपना जिस तरीके से नॉमिनेशन वापस लिया, तो यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ इस देश के संविधान का, जिस संविधान की रचना परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, जो संविधान वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वोट चाहे रानी का हो, कानी का हो, नानी का हो, जनानी का हो या मेहतरानी का हो, एक वोट की कीमत एक, चाहे वो राजा का वोट हो या रंग का हो। तो पेटगड़ी इनके अंदर है, पेट दर्द उत्पन्न हो गया है संघ परिवार के सभी सदस्यों के अंदर। वो फिर से छूत छात, जात पात, ऊंच नीच, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर संविधान की रचना करना चाहते हैं, मनुस्मृति के आधार पर। तो इसका विभत्स रूप उन्होंने शुरू कर दिया है। 400 पार उनको इसलिए चाहिए। आप देख रहे हैं, चाहे अनंत हेगड़े हो या फैजाबाद के सांसद दल्लू सिंह हो, या वो जो रामायण सीरियल का जो वो भगवान राम का जो रोल प्ले किया अरुण गोविल हो, एक दो और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी, एक राजस्थान में भी हुआ है सर, हाँ राजस्थान में हुआ, एक बिहार में भी मामला आया है। तो अंदर की बात जबान पर आ गई है। इनकी मंशा बहुत ही कुत्सित है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में जो कुत्सित प्रयोग उन्होंने सूरत में किया है लोकतंत्र की सीरत बदलने के लिए, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और पूरे देश के लोगों से हम जरूर निवेदन करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित तौर पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़िए, लेकिन जनता से जरूर अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को जो हराए। संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर मतदान भी जरूरी है। किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। सबको हक है लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का। सारे लोग है ना, शामिल हो भी रहे हैं, होना भी चाहिए। लेकिन संविधान बचाने के लिए कहीं न कहीं जो भाजपा को हराए उसके बारे में सर, सूरत लोकसभा में जो हुआ वो एक संजोग है या प्रयोग हो सकता है? क्योंकि बीजेपी अक्सर ही प्रयोग करती है कि पहले एक दो जगह वो ऐसा स्थिति डालो, अगर ज्यादा हल्ला ना हो तो सब जगह लागू हो चीज। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, लगभग 10 साल। तो इन 10 सालों में खुला खेल फर्रुखाबादी इन्होंने शुरू किया, ईवीएम का प्रयोग किया। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या ईवीएम का नंगा स्वरूप जो सामने आया है, या उनके चाल चरित्र और चिंतन का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी, मैं आपको बता दूं, मैं चुनौती पेश करता हूं माननीय प्रधानमंत्री को कि थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, अगर कॉन्फिडेंस है डेमोक्रेसी में, तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
मैं आपको बता दूं, बैलेट पेपर से भी चुनाव हुआ। कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ में। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का जो उन्होंने लंपटीकरण किया, उसको लंपटीकरण कहना ज़्यादा तर्कसंगत होगा। कैमरे पर पूरे विश्व ने देखा, ऑन कैमरा देखा, तो वो तो ऑन कैमरा हुआ। यहाँ ऑफ कैमरा जो प्रलोभन, रुपए का खेल खेला गया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने एक साजिश के तहत अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया और प्रस्तावकों का जाली सिग्नेचर की बात आई। उसके बाद तमाम जो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और दल हो या निर्दलीय हो, सबको निपटाया गया। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, गंदी नीयत इस लोकतंत्र में, वो स्पष्ट है। ये वोट चुराने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इसीलिए इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है कि ये जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा करके सत्ता में आ जाए। लेकिन एक चीज़ मुझे जानकारी चाहिए आपसे। जैसे प्रधानमंत्री जो भी चीज़ बोलते हैं उसका पोस्टमार्टम सोशल मीडिया कर देता है, लेकिन अगर उस सोशल मीडिया के पास इतना एफर्ट है कि वो पोस्टमार्टम कर सकता है, तो क्या नेशनल जो मीडिया है वो क्यों नहीं कर सकता है? पहला चीज़ ये है। और दूसरा ये है कि क्या चुनाव आयोग का जब प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो क्या चुनाव आयोग अपना आँख कान बंद कर देता है क्या? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया ही तो असली मीडिया है, जो चीज़ों को बिल्कुल, हाँ, फैक्ट फाइंडिंग टीम उसको कहिए, सोशल मीडिया हमारे लिए। जहाँ तक नेशनल मीडिया की बात है, तो जो उसी को गोदी मीडिया हम कहते हैं, जो नियंत्रित मीडिया है। और आपको पता है कि जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, जो जिनके चौकीदार मोदी जी हैं, अडानी अंबानी से लेकर के जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, उनका नारा भी रहा है सर 2019 में, मैं भी चौकीदार। हाँ, तो दरअसल मोदी जी अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चंदा दो धंधा लो, है ना, इसमें तो उन्होंने देशवासियों के स्वास्थ्य को भी ले मारा। किसी भी कोई सेक्टर बचा नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जितना बड़ा घोटाले को इन्होंने अंजाम दिया, तो उन घोटालों का पैसा ये गोदी मीडिया में लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया के अंदर इतना कैरेज नहीं बचा हुआ है कि वो मोदी जी का इंटरव्यू भाई ये पूछ सके, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, जो लोकतंत्र में पूछने चाहिए, ऐसे सवाल, लोकतंत्र को जिंदा रखने का सवाल है ना, इस देश में डेमोक्रेटिक राइट बचाने का सवाल, चाहे मणिपुर का मसला हो, संदेशखाली का मसला तो खूब गोदी मीडिया उछाल रहा है, लेकिन मणिपुर में क्या हुआ जी? हम संदेशखाली की आलोचना करते हैं, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए। हाँ, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि मणिपुर के मसले पर आखिर निरुत्तर क्यों हो जाते हैं प्रधानमंत्री, है ना। जब रेसलर बहनों का मामला आया जंतर मंतर पर, आपने खुद देखा होगा जिस तरीके से उनके इज्जत लूटने वालों को प्रोटेक्शन दिया गया, है ना, और बिल्कुल ढीठ की तरह उनको घसीटा गया, पीटा गया, क्या नहीं किया गया। तो बड़ी ही घटिया रोल है नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहिए, जो बिकाऊ मीडिया है, जो मीडिया के नाम पर कलंक है। हम उनको मीडिया नहीं कहते हैं, वो चारण भाट कभी पहले होते थे, जिनका एक ही काम होता था कि कुछ असरपियों के बदले राजा की प्रशंसा में गीत गाना। तो ये भाट लोग हैं, ये चारण लोग हैं, ये कलंक लोग जी। गोदी मीडिया की जो बात कर रहे हैं सर, तो मैं एक बात करना चाहूँगा सर। अभी एक झारखंड में एक यूनिवर्सिटी है सर, उसमें ग्रेजुएशन सर सवाल भी पूछा था कि गोदी मीडिया किसे कहते हैं। एक सवाल भी सर अभी आया था, तो लोग उस पर ज़्यादा बवाल भी कर रहे थे। तो उसमें लिखा हुआ था, पेपर में आया था कि छात्रों ने बड़ा उत्सुक होकर के उसका जवाब लिखा है। देखिए, इस देश का बच्चा बच्चा गोदी मीडिया की असली सच्चाई को जानता है जी। चूंकि गोदी मीडिया का मतलब है कि वो सरकार की गोद में, मोदी जी के गोद में, है ना, जो पलने वाले लोग हैं,
आपको पता है कि 11-12 अरब रुपया जी तो अपने पीरियड में मोदी जी ने देश का पैसा उन चैनलों पर लुटाया है। तो निश्चित तौर पर ये चरम चाटने वाले लोग मोदी जी के उद्योगपति मित्रों के पैसे पर या मोदी जी के पैसे पर जो पलने वाली मीडिया है उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मोदी जी से कोई सवाल पूछ सके कि लोकतंत्र, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, पूछ सकता है क्या? नहीं। आप देखिए मोदी जी कलंक कालिमा से कलुषित हो चुके हैं। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन बन चुकी है। आप देख रहे हैं कोई भी इस देश का महाभ्रष्ट चरित्रहीन आदमी जो हर तरीके से दाग धब्बों से कलुषित हो चुका है, अगर वो 1 मिनट में है ना काले कौए से एकदम उजला कौआ बनना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले, है ना, वो संघ परिवार के अंदर डुबकी लगा दे तो जब निकलेगा बाहर तो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, उज्जवल, है ना, चमचमाता हुआ। और वो कहते हैं कि यही जो है पार्टी विद डिफरेंस हमारा है। तमाम पार्टियों से अलग है उनका चेहरा। तो अपने ही कुकर्मों से मोदी जी इस बार जा रहे हैं। 400 तो एक जुमला है ना, असली स्थिति बड़ी अंदर जो है कोलाहल मचा हुआ है। सर मार्केटिंग में एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मार्केटिंग में अगर आप 100 रुपया का अगर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कंपनी टारगेट फिक्स करता है कि आपको 300 लाना है, चूंकि उसे पता है कि 100 भी नहीं आ पाएगा। अगर 300 का हम बात रखेंगे तो शायद 100 आ पाएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं सर डर तो नहीं है सर? बिल्कुल ये डर है। जिस तरीके से ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप बताइए इस मुल्क में चाहे किसी भी कम्युनिटी, वर्ग, संप्रदाय, बिरादरी के लोग हों, सबके सब भीषण बेरोजगारी के शिकार हैं। महंगाई चरम पर है और स्थिति ऐसी है कि अखबार में अक्सर खबरें आ रही हैं कि बेरोजगार नौजवान आईटीआई करके, आईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके जब नौकरी नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर ली। ये दौर है। संतोष जी, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जो भी अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आपको कहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि गलती से अगर फिर से मोदी आ गए इस देश की सत्ता में और जो मोदी जी का एजेंडा है, संविधान विरोधी चाल चरित्र चिंतन है, कॉरपोरेट परस्त इनकी नीतियां हैं, ये राजदंड को स्थापित करके राजतंत्र के दलदल में इस देश को ले जाना चाहते हैं, है ना, तमाम वास्तविक मुद्दों से देश का ध्यान हटा करके सिर्फ लूट पर केंद्रित करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे और हमारे बच्चे के बच्चे जब हम गुजर जाएंगे तो हमारी तस्वीर पर वो फूल और माला नहीं चढ़ाएंगे, वो जूते मारेंगे और बोलेंगे कि ये हमारा दादा परदादा था, जो मोदी, जिस मोदी ने इस संविधान को बदलने के लिए जब मुहिम छड़ा उस वक्त अपने पीरियड में इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। मोदी का नतीजा है कि मोदी सफल हो गए और सफल का परिणाम है सफलता का कि संविधान बदल गया, पूरा डेमोक्रेसी खत्म, लोगों के मानवाधिकार खत्म, जो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उससे सरकार का ध्यान खत्म, बेरोजगार, है ना। आप देखेंगे कि 10-20 वर्षों के बाद अगर कहीं फिर से मोदी आ गए तो कोई बचेगा नहीं। ये जो अंधभक्त है वो भस्मासुर बढ़ जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी जूते ना मारे हमारी तस्वीरों पर, इसलिए अभी जरूरी है कि मोदी जी को यहीं पर रोक दिया जाए, है ना। भारतीय जनता पार्टी को रोकिए, संविधान को बचाना जरूरी है, इसलिए मोदी जी को रोकना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।